नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकू है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। इसीलिए पैसे कमाने के लिए मैंने विदेश जाने का सोचा। हमारे पास के शहर में मैं एक एजेंट के पास गया और बोला कि मुझे विदेश जाना है। एजेंट ने कहा कि वह उसे सऊदी अरब भेज देगा और ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। मुझे ड्राइविंग आती थी, इसीलिए मैंने ड्राइवर की नौकरी के लिए एजेंट से बात की। कुछ दिन बाद मेरा वीजा लग गया और मैं सऊदी अरब चला गया, जहां पर मुझे एक शेख के घर पर गाड़ी के ड्राइवर का काम मिल जाता है। मेरे व्यवहार और मेरा काम मेरे मालिक को बहुत पसंद आया, जिसके कारण उन्होंने अपने घरेलू ड्राइवर, जो कि किसी दूसरे से था, उसकी जगह मुझे अपने घरेलू ड्राइवर के काम पर रख लिया। अब मेरा काम सिर्फ घर के सभी सदस्य, शेख साहब की 2 जवान बेटी, 2 लड़के और उनकी पत्नी को जहां पर भी जाना होता, उन्हें केवल मैं ही लेकर जाता था। लेकिन शेख ने बहुत ही कड़े नियम बनाए थे। मैं घर की किसी भी महिला से बात नहीं कर सकता था और यही नियम घर की सभी महिलाओं के लिए लागू था। हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। जब भी घर की किसी महिला सदस्य को बाहर जाना होता, तो वह घर के अंदर से एक पर्ची पर लिख कर लाती कि उन्हें कहाँ जाना है। वह पर्ची के मेरी सीट पर रख देती और मैं उसे पढ़कर उन्हें उस जगह ले जाता जहां वह जाना चाहती थी। घर की सभी महिलाओं को अपने शरीर पर कपड़े कुछ इस तरह पहनने होते थे कि नाखून तक भी दिखाई ना दे, लेकिन मेरी किस्मत को जैसे कुछ और ही मंजूर था। इतने कड़े नियम होने के बाद भी शेख साहब की बड़ी बेटी को मुझसे प्यार हो जाता है। यह सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ और मुझे उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ा, जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनना। मुझे केवल घर के मर्दों से बात करने की इजाजत थी। मालिक ने कहा कि अगर मुझे यहाँ नौकरी करनी है तो अरबी भाषा सीखनी होगी। मैंने 2 महीने में ही अच्छी भली अरबी बोलना सीख लिया था और टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलने लगा था। घर की कोई महिला को बाहर जाना होता तो पर्ची में देखकर उन्हें वहां ले जाता और गाड़ी के पास उनके आने का इंतजार करता रहता। ज्यादातर उनके घर की बड़ी बेटी ही बाहर जाती थी। शेख की पत्नी बहुत कम घर से निकलती थी। उनकी दी हुई सभी पर्ची अपने पास रखता था और सप्ताह के अंत में अपने मालिक को दे देता था, जिनसे उन्हें पता चलता कि मैं कहाँ कहाँ गया था। यह हमारी दैनिक दिनचर्या थी। एक दिन मैं गाड़ी में बैठकर अपने पर्स में कुछ देख रहा था और मैंने सारी पर्चियां निकालकर गाड़ी की सीट पर रखी थी। तभी शेख की सबसे बड़ी बेटी गाड़ी के पास आती है और पर्ची को सीट पर रख देती है। सीट पर पहले से ही 10 से 15 पर्चियां पड़ी हुई थी, तो वह पर्ची उन पर्चियों के अंदर मिल गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां पर जाना है और मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता था। तभी मैंने सोचा कि वह अक्सर ज्यादातर मॉल में जाती थी। मैंने सोचा शायद उन्हें वहां जाना होगा, इसलिए मैं गाड़ी को मॉल के सामने ले जाकर पार्किंग में खड़ी कर दी। जब लड़की ने देखा कि यह वह जगह नहीं है जहां उनको जाना है, काफी समय निकल गया और लड़की गाड़ी में ही बैठी थी। मैंने सोचा क्या बात है, आज वो गाड़ी से क्यों नहीं उतरी, कहीं नींद तो नहीं आ गई है। नियमों के अनुसार ना तो वह लड़की बोल सकती थी और ना मैं बोल सकता था और ना ही मैं पीछे देख सकता था। काफी समय बाद मैंने हिम्मत करके गाड़ी में लगी हुई शीशे से उनको देखा, तो वह मुझे ही देख रही थी। मैंने देखा तो उस लड़की ने अपना हिजाब भी निकाल रखा था और जैसे ही मेरी आंखें उस लड़की की आंखों से मिली तो मैं काफी घबरा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस देखा तो वह मुझे ही देखे जा रही थी। पर थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अपने मोबाइल में टाइप करके मुझे दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो थोड़ी देर बाद वह लड़की वापस मुझे मोबाइल में वही लिखकर दिखाती है। अब मेरे समझ में आ चुका था कि मैंने गलत पर्ची देख ली है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता था और ना ही लिख सकता था। तभी वह लड़की गुस्सा हो जाती है और मुझसे बोलती है कि तुम बोल नहीं सकते, गूंगे हो क्या। मैंने उस लड़की की पहली बार आवाज सुनी थी। लड़की काफी गुस्से में बोल रही थी कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तुम मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा, गूंगा तो आप लोगों ने बना दिया है। पर्ची वाला भी कोई सिस्टम होता है, कुछ बोल नहीं सकते,
क्या तुम थोड़ा बहुत बोल लगे तो क्या तुम्हारी जुबान कट जाएगी? मेरी बात सुनकर वह लड़की दंग रह जाती है और वह मुझे बताती है कि उसे कहाँ जाना है। और फिर मैं गाड़ी लेकर वहां चला जाता हूँ और वह लड़की काम करके वापस गाड़ी में आ जाती है और घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। मैंने सोचा आज मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मालिक ने सख्त हिदायत दी थी, लेकिन आज तो मैंने बात कर ली। मैंने धीरे से मालकिन से कहा कि मालकिन गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसे लड़की ने कहा कि तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ और अगर मलिक को पता चल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तभी वह लड़की कहती है कि यही डर तो मुझे भी लग रहा है कि अगर तुमने अब्बू को बता दिया तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। तब वह लड़की मुझे एक दुकान के पास गाड़ी रोकने के लिए कहती है और दुकान से नारियल पानी लेकर आती है और मुझे कहती है कि तुम्हारा काफी पसीना निकल गया है, तुम इसे पी लो। और कहती है कि मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और तुम भी किसी को कुछ मत बताना। रास्ते में मैंने 2-3 बार उस लड़की को देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन वह लड़की एक पर्चा लेकर आई और मेरी गाड़ी की सीट पर रख दिया और हंसकर मुझसे बोली कि पर्ची में देखने की जरूरत नहीं है, वह तो मैं घर के नियम के कारण लेकर आई हूँ, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। रास्ते में वह लड़की मुझसे पूछती है कि अब्बू हमारे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैंने अपने घर पर अपनी माँ और बहन को सब कुछ बता दिया। और इस पर मेरी माँ और बहन को बहुत हंसी आई और मेरी बहन ने कहा कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ। इस प्रकार हम दोनों का रास्ते में बातों का सिलसिला जारी रहा और उसे लड़की को रास्ते में नींद आ गई और मैं गाड़ी को पार्क करने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर खड़ी किया और जहाँ पर नाम मात्र का ही उजाला था, मैंने देखा तो वह लड़की सो रही थी। मैंने उसको आवाज दी कि मेम साहब हम पहुंच गए हैं। जिस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैंने उन्हें फिर से जोर से कहा कि मेम साहब हम पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी वह लड़की नहीं जागी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं जागी। फिर मैंने उसे लड़की के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा कि मेम साहब हम पहुंच गए। तो उसे लड़की ने अपनी आंखें खोल दी और मैं घबरा के पीछे हट गया। उसे लड़की ने कहा कि तुमने मुझे छुआ? तो मैंने कहा नहीं मेम साहब मैंने आपको नहीं छुआ। तो वह लड़की फिर से कहती है कि तुमने मुझको छुआ? तो मैंने कहा मेम साहब आप गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए आपको उठाने के लिए हल्की सी उंगली से आपको टच किया था। मुझे घबराया हुआ देखकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि वह नाटक कर रही थी, वह पहले ही जाग चुकी थी। फिर उसे लड़की ने कहा कि घबराओ नहीं और यहाँ मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठो। मैंने कहा मेम साहब मैं आपके पास नहीं बैठ सकता। तो उसे लड़की ने कहा कि यह मेरा आदेश है और मेरे पास आकर बैठो। मैं घबराता हुआ उसे लड़की के पास सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसे लड़की ने कहा कि वह जवान हो चुकी है और उसके अब्बू की बंदिशें के कारण वह कहीं बाहर नहीं जा सकती और ना ही उसका कोई दोस्त है और वह चाहती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड हो। तो वह मुझसे कहती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? उसे लड़की ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने कहा मेम साहब आप यह क्या बातें कर रहे हो? मैं आपका एक नौकर हूँ और जिसे आपसे बात करना तक की आजादी नहीं है तो मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ? और मैंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं दूसरे देश से आया हूँ और यहाँ का क्या कानून है और मैं यहाँ किस तरह से फंस सकता हूँ। वह लड़की मुझसे कहती है कि मुझे पक्का उम्मीद है कि तुमसे दोस्ती करके मुझे मजा आएगा और उसे लड़की ने मुझे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों सोचिए, जिस लड़की से आज तक मैंने बात तक नहीं की और ना ही मैंने कभी उसको देखा था और वह मेरे गले से लगी हुई थी। मेरा गला सूख गया और मैं पसीना पसीना हो गया, लेकिन आखिर में मुझे उस लड़की की बात माननी पड़ती है और उसके बाद मुझे उस लड़की से प्यार हो जाता है और यह सिलसिला लगभग 1 साल तक ऐसे ही चला रहा। किसी को भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन उस लड़की की माँ को हमारे बारे में पता चल जाता है।
जब लड़की की माँ उससे इसके बारे में पूछती है तो वह लड़की सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि इसमें रिंकू की कोई गलती नहीं है, उन्होंने उसके कहने पर यह सब कुछ किया है। तब उसे लड़की की माँ उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने एक गरीब को किसी मुसीबत में डाल दिया है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो वह हमारे साथ क्या करेंगे। फिर वह लड़की और उसकी माँ गाड़ी में बैठकर मेरे साथ कहीं जा रही थी, तो रास्ते में लड़की की माँ मुझे कहती है कि रिंकू, अब तुम्हें अपने देश लौट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब मुझे आए हुए यहाँ 2 साल होने वाले थे और कुछ दिन बाकी बचे थे, मेरी छुट्टियाँ होने वाली थी और उसके बाद मैं भारत वापस लौट आया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा नाम महक है और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति एक ही बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन हमारी ब्रांच अलग अलग है। वो सीनियर मैनेजर है और मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। एक बार मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग थी और मुझे नागपुर में ही रहना था। मैं नागपुर पहुंच गई और भी कई शाखाओं से लोग आए हुए थे। बैंक ने 2 प्राइवेट गेस्ट हाउस बुक कर रखे थे। मेरे कमरे में भी सोनिया नाम की एक लड़की थी जो लखनऊ से आई हुई थी। हमारे 3 इंस्ट्रक्टर थे और एक प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर थे जिनका नाम अरविंद है और वो अब मेरे पति है। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। 2 दिन में ही सभी घुल मिल गए। मैंने नोटिस किया कि अरविंद जी सर की नजर लगभग मेरे पर ही रहती थी और वो किसी न किसी बहाने से मेरे से बात करने या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते। पहला सप्ताह खत्म हुआ और हमारा टेस्ट हुआ। शाम को एक छोटी सी पार्टी का प्रोग्राम रखा गया जिसमें कहा गया कि जो कोई भी कुछ भी कहानी या गाना कुछ भी सुनाना चाहे सुना दे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक है। मेरी बारी आई तो मैंने लता जी का गाना सुनाया। फिर तो जैसे महफिल रुक ही गई और हर ओर से किसी न किसी गाने की फरमाइश आने लगी और मैंने 5 और गाने सुनाए। पार्टी के बाद डिनर पर हम बैठे तो अरविंद सर ने अपनी कुर्सी मेरे साथ रखी ताकि कोई ना कोई बात होती रहे। कभी प्लेट के बहाने तो कभी गिलास के बहाने उन्होंने मुझे छुआ। मुझे भी अब उनमें दिलचस्पी होने लगी थी। जैसे ही डिनर खत्म हुआ और सब अपने अपने रूम में जाने लगे तो अरविंद सर ने मेरे से पूछ लिया, कल रविवार है, आप क्या कर रही है? मैं बोली, पहले तो मैं आराम से सोकर उठूंगी, फिर पूरे हफ्ते के मैले कपड़े धोऊंगी, फिर कुछ पढ़ाई करूंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे अच्छा लगे तो कल शाम को मूवी देखने चलते हैं। शाम को थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, कुछ देर शहर में घूमेंगे और फिर शाम को मूवी देखने के बाद डिनर बाहर करेंगे। मुझे भी इसमें कुछ खास बुराई नहीं लगी और वैसे भी मैं उनसे अपने आप को आकर्षित महसूस कर रही थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। शाम को हम मूवी हॉल पहुंच गए। इंग्लिश मूवी थी। हॉल में कोई खास रश नहीं था। मैंने महसूस किया कि अरविंद का ध्यान मूवी में नहीं था और वो बेचैन भी महसूस कर रहा था और बीच बीच में चोर निगाहों से मुझे देखने की कोशिश भी करता। शायद वो डर रहा था। अब मैं तो फैलकर नहीं सकती थी। फिर भी मैंने कुछ करने की सोची। मैंने अपने हाथ उठाकर एक जोरदार अंगड़ाई ली और मेरा हाथ उसके चेहरे से टकराया तो मैंने सॉरी बोल दिया। थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ी हिम्मत आई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने भी अपना हाथ नहीं हटाया तो उसका हौसला बढ़ा और उसने मेरे हाथ को दबाना शुरू कर दिया। तभी इंटरवल हो गया। इंटरवल के बाद ऐसे ही लगभग 15 मिनट बीत गए। मैं डर गई कि कहीं वो डर तो नहीं गया, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि वो कोई हरकत करे। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैंने ही उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हम पिक्चर हॉल से बाहर आए, नजदीक ही एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और गेस्ट हाउस आ गए। अपने रूम में आकर मुझे लगभग 2 बजे तक नींद नहीं आई। मुझे अंदाजा था कि यही हाल अरविंद का होगा। अगले दिन से फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। शाम को अरविंद ने मुझे बोला कि डिनर गेस्ट हाउस की बजाय बाहर करें। मुझे लगा कि वो कल वाला अधूरा काम पूरा करने का जुगाड़ लगा रहा था। मेरा भी मन किया कि अरविंद का काम कर देना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम एक रेस्टोरेंट में गए और हम डिनर करने लगे।
खाना खाते खाते अरविंद ने मुझे बोला कि वो एक बात कहना चाहता है। मेरी सहमति मिलते ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं चुप रही। मेरा जवाब ना पाकर उससे बेचैनी होने लगी। वापस गेस्ट हाउस में आकर वो अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद मेरी रूम पार्टनर के घर से फोन आ गया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो चली गई। अब मैं कमरे में अकेली रह गई। अगले दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो कमरे में मच्छर थे और कुछ मैं बेचैन थी। मैंने रात को लगभग 1 बजे अरविंद को फोन किया। 2 बार ट्राई करने के बाद उसने फोन उठाया। मैंने उसे नींद से जगाने के लिए माफी मांगी और पूछा कि कोई मच्छर भगाने वाली चीज है, तो उसने बोला कि ऐसा तो कुछ उसके पास नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि उसके कमरे में मच्छर नहीं है, अगर नींद न आ रही हो तो मैं उसके कमरे में आ जाऊं। हमारे कमरे एक ही फ्लोर पर थे। मैं पहले तो कुछ सोचती रही, फिर मैंने जाने का फैसला किया। मैंने जो गाउन पहना था उसी में ही उसके कमरे में चली गई। वहां एक डबल बेड था। हमने बातचीत की और फिर मैंने उसे कहा कि लाइट बंद कर दे। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर अब नींद नहीं आ रही थी और मूवी वाले दिन की बातें याद आने लगी। मुझे लगा कि अरविंद भी जाग रहा था। मैंने उसे आवाज दी तो पता लगा कि वो भी जग रहा था। मैंने पूछा कि नींद नहीं आ रही क्या, तो उसने बोला कि उसकी शुरू की नींद पूरी हो चुकी है, अब नींद आराम से ही आएगी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन कॉरिडोर की लाइट से कुछ रोशनी खिड़की के शीशे से अंदर आ रही थी। हम बातें करने लगे। अरविंद ने मेरे से पूछा कि मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, तो मैं चुप हो गई। उसने जब दोबारा पूछा तो मैंने हंसकर उसे बोला, अरविंद तुम्हें अक्ल नहीं है। लड़की का चुप रहना भी उसकी हाँ कहने का एक अंदाज होता है। इतना सुनना था कि अरविंद ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मुझे अपने गले लगा लिया, और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब अरविंद के फोन का 7 बजे अलार्म बजा तो नींद खुली। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। मैंने उसे बोला कि वो कॉरिडोर में जाकर देखे कि कोई है तो नहीं, क्योंकि मैंने अपने कमरे में जाना था और मैं उस समय सिर्फ गाउन में थी। उसने जब देखा कि कोई नहीं है तो मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। अगले 1 महीने तक हम सिर्फ फोन पर बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हमारी मिलने की तड़प बढ़ती जा रही थी। हमने तय किया कि हम महीने में 1 बार मिलेंगे। शनिवार को बैंक का हाफ डे होता था। अरविंद बैंक से छुट्टी करके सीधा शाम को ग्वालियर पहुंच जाता। मैं भी घर से कोई न कोई बहाना बनाकर अरविंद के साथ चली जाती और हम खूब एंजॉय करते। सुबह अरविंद वापस चला जाता। लगभग 1 साल बीत गया। अब हमने सोचा कि हमें शादी कर लेना चाहिए। हम दोनों ने अपने घर वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हम दोनों के परिवार पुराने ख्यालों के तो नहीं थे, पर ज्यादा आधुनिक विचारों के भी नहीं थे। समस्या यह आई कि हमारी जाति नहीं मिलती थी। खैर, थोड़ी सी कोशिश के बाद दोनों के परिवार मान गए और तय हुआ कि किसी दूसरे शहर में बिना किसी शोर शराबे के शादी करेंगे, ताकि जाति पाति का शोर मचाने वाले दूर ही रहे। शादी के बाद हम दोनों अरविंद के परिवार में नहीं रहेंगे और घर से दूर शहर में अलग मकान लेकर रहेंगे। 1 महीने बाद हमारे शादी की तारीख पक्की हुई। शादी के बाद हम दोनों ने एक ही शहर में ट्रांसफर के लिए अर्जी दाखिल कर दी। मेरी अर्जी पर ट्रांसफर के आर्डर आते आते 1 महीना लग गया। तब तक हम दोनों का अलग रहना हमारी मजबूरी बन गया। लेकिन तब तक अरविंद ने नागपुर में एक 3 बेडरूम सेट एक अच्छी सी सोसाइटी में किराए पर ले लिया। हम दोनों को पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए हमने 3 बेडरूम सेट लिया। मेरे ट्रांसफर के आर्डर आए और मैं नागपुर पहुंच गई। जिस दिन मैं नागपुर पहुंची उस दिन हमने खूब एंजॉय किया। उसके बाद डिनर के लिए निकल गए। वापस आकर हम जल्दी ही सो गए, क्योंकि मैं इतने लंबे सफर के कारण थकी हुई थी। अगले दिन हमारी और लोगों की तरह ही दिनचर्या शुरू हो गई। हमने एक नौकरानी रखी हुई थी जिसका नाम रेणु था। उसको हमने फ्लैट की एक चाबी दी हुई थी। वो सुबह हमारे पीछे से घर में आती और सफाई बर्तन और कपड़े आदि करके चली जाती। कोई खास काम होता तो मैं उसे फोन पर ही समझा देती।
हमारी उसकी मुलाकात महीने बाद ही होती थी, जब उसको पगार देनी होती थी। एक रविवार अचानक ही सुबह वो आ गई। उस समय हम सोए हुए थे। मैंने डोरबेल की आवाज सुनकर अपनी मैक्सी पहनी और दरवाजा खोलने गई। उसको ड्राइंग रूम में बिठाया और आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने उसे बोला कि वो थोड़ा इंतजार करे, मैं तब तक बाथरूम से होकर आती हूँ। मैं बाथरूम चली गई। रेणु ने सोचा कि आई तो हूँ ही, क्यों ना थोड़ा सा घर का काम ही कर दूं। उसने झाड़ू उठाया और हमारे बेडरूम में झाड़ू लगाने पहुंच गई। जैसे ही उसने लाइट जलाई तो रूम से बाहर भाग गई। बेडरूम में अरविंद बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं जब बाथरूम से बाहर आई तो रेणु बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी अंदर झांक रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है, अंदर क्यों झांक रही हो? तो वो शर्माती हुई कुछ नहीं दीदी कहकर हॉल में झाड़ू लगाने लगी। मैंने जब बेडरूम में झांका तो मुझे सारा मामला समझ आया और मेरी जोर से हंसी निकल गई। मैंने उससे मजाक किया, चोर कहीं की, चोरी चोरी क्यों देख रही थी? क्या कभी देखा नहीं है? चल तुझे दिखाऊं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बेडरूम की तरफ ले जाने लगी तो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन मैंने भी जिद पर दिया दच ली और बोली, अब पैसे मैं तुझे तब दूंगी जब तू मुझे बताएगी। मेरे मन में शरारत आ गई। मैंने उससे पूछा, क्या यह उसको पसंद है? तो वो शर्मा गई और बोली, दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मुझे जल्दी जाना है। मैंने जोर देकर पूछा, पहले बता। तो बोली, जो चीज मिल ही नहीं सकती, उसकी पसंद और नापसंद का क्या मतलब? मैं बोली कि अगर उसकी इच्छा हो तो मिल भी सकती है। तो वो बोली, तो कुछ नहीं, पर उसकी आंखों की चमक से मैं समझ गई। मैंने उसे बोला, चल तुझे एक चीज दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद अरविंद की नींद खुल गई। अरविंद को मैंने बताया कि उसे कुछ पैसे चाहिए। अरविंद बोला, पॉकेट में नहीं है, अभी उसे एटीएम से लाकर देता हूँ। जब तक अरविंद को एटीएम से आना था तब तक मैंने रेणु को बोला कि वो नाश्ते की तैयारी कर ले, मैं नहा लेती हूँ। अरविंद के आने तक नाश्ता तैयार था। मैं भी नहा चुकी थी। मैंने उसे कहा कि वो भी नाश्ता हमारे साथ करे, तो वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मैंने नोटिस किया कि रेणु लगातार मुझसे नजर बचाकर अरविंद को ही देखे जा रही थी। वो पैसे लेकर चली गई। अब वो किसी न किसी बहाने शाम को आने लगी। कभी वो सुबह काम पर नहीं आती तो शाम को आ जाती। फिर उसने बोला कि वो सुबह ज्यादा बिजी हो जाती है, अगर वो शाम को आ जाए तो हमें भला क्या एतराज हो सकता था? हमें तो काम से मतलब था, वो सुबह करे या शाम को। बल्कि इसका सुख हमें यह हुआ कि जब हम थक कर घर आते तो वो घर पर होती और हमें चाय वगैरह बना देती और खुद भी पीती और चली जाती। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। हम अपने ऑफिस कभी गाड़ी से तो कभी मोटरसाइकिल से जाते थे। ये अपने ऑफिस से छुट्टी करके मुझे मेरे ऑफिस से पिक करते हुए आते थे। एक दिन हम सुबह मोटरसाइकिल से निकले। शाम को ऑफिस के टाइम बरसात शुरू हो गई। हम पूरी तरह भीग कर घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तो रेणु नहीं आई हुई थी। अरविंद ने मेन डोर खोला और अंदर घुसते ही उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे बोला कि दरवाजा तो बंद कर लेने दो। तो वो बोला, इतनी बरसात में कौन आने वाला है? अगर आ भी जाएगा तो यही देखेगा कि पति पत्नी प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें हॉल में कोई खटका सुनाई दिया। मैंने सोचा कि दरवाजा खुला था, शायद कोई बिल्ली आ गई होगी। इसीलिए मैं उठकर हॉल में आई तो देखा कि ये तो 2 टांगों वाली बिल्ली यानी कि रेणु थी। मैंने उससे धीमी आवाज में पूछा, तुम कब आई? इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अरविंद ने पूछ लिया, कौन है? तो मेरे मुंह से निकल गया, 2 टांगों वाली बिल्ली है। तभी अरविंद भी बाहर आ गया। हम दोनों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हल्का फुल्का गुस्सा ही था। तभी मुझे अरविंद ने बोला कि मेन डोर बंद करके आओ, इसकी गलती की सजा तो इसको देनी है। मैंने वैसा ही किया, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि अरविंद करना क्या चाहता था। जब मैं वापस आई तो अरविंद ने उससे पूछा कि उसे क्या सजा दी जाए। रेणु चुप रही तो अरविंद ने बोला कि तुम काम छोड़कर चली जाओ। वो हाथ जोड़ने लगी कि हम ऐसा ना करें, उसे हमारे जैसे अच्छे लोग फिर नहीं मिलेंगे। मैंने अरविंद को कहा, कुछ और सजा दे दो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रेणु बोल पड़ी, हमें कुछ और सजा दे दे। वैसे थोड़ी सी गलती तो आप लोगों की भी है,
आपको दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। जो दृश्य मैंने देखा, उस दृश्य को कोई भी देखता तो ऐसा ही करता। उसकी बात में तर्क था, परंतु अरविंद ने बोला, सजा तो उसे मिलेगी ही। फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे तो रेणु के समझ में आ गया कि हम उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो बोली, साहब आपने तो मुझे नौकरी से निकालने की बात कहकर डरा ही दिया था। अरविंद ने बोला, अरे वो तो नकली गुस्सा था। 4 साल बीत गए, मैं ऑफिस जाती और रेणु घर को और बच्चों को संभालती। फिर एक दिन रेणु ने बोला कि उसने माँ और बहुत बीमार है और उसे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। हम रेणु की रिश्तेदारियों में ज्यादा किसी को नहीं जानते थे और हमने ज्यादा पूछा भी नहीं। अरविंद ने उसको 50,000 रुपए दे दिए। जब वो 1 सप्ताह तक नहीं आई तो हमें चिंता होने लगी। हम उसके घर गए तो वहाँ ताला लगा था। उसके बाद कई दिन तक हम उसके घर जाते रहे और वहाँ ताला लगा मिलता। फिर एक दिन हमें वो घर खुला हुआ मिला तो हम बहुत खुश हो गए, परंतु वहाँ जाकर पता लगा कि वहाँ नए किराएदार आ गए थे। रेणु और उसके भाई का मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। फिर हम आराम से बैठ गए कि शायद उनके साथ कोई हादसा वगैरह न हो गया हो, जिससे कि सारे परिवार का ही कुछ अता पता नहीं था। अब हमारे एक बच्चा है और जिंदगी आराम से कट रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और मेरे पति अखिल, जिनका खुद का बिजनेस है, वे स्वभाव से और शरीर से बहुत ही अच्छे हैं, पर उनके टूर से मुझे बहुत चिढ़ होती है। महीने के 15 दिन वे टूर पे होते हैं और मैं घर में अकेली ही होती हूँ। हमारा शहर के बाहर एक बड़ा सा बंगला है। आसपास सब बड़े बड़े बंगले ही थे, तो किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं थी। इसीलिए जब भी अखिल टूर पर चला जाता तो मैं बहुत बोर हो जाती घर में अकेली बैठकर, और कुछ भी करने को नहीं होता था। रामू काका हमारे घर में नौकर है। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी, फिर भी घर के सभी काम कर लेते हैं। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है। अगर शहर जाना हो तो चाचा ही ड्राइविंग करते थे, तो मैंने कभी ड्राइविंग सीखी ही नहीं। एक दिन रामू काका ने कहा कि मालकिन, मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। जब मैंने काका से पूछा, आपको अब क्यों जाना है, तो तभी चाचा बोले, मालकिन पिछले 4 साल से घर नहीं गए हैं, घरवाली बहुत याद कर रही है। मैंने हंसते हुए काका कहा, अभी इस उम्र में घरवाली? काका, मगर आपको भी पता है ना, मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती, और आप अगर 15 दिन के बाद चले जाते तो तब तक साहब भी आ जाते। रामू काका ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैंने घर के काम के लिए अपने भतीजे को बोला है। मुझे रामू काका पर तो मुझे भरोसा था, पर उसके भतीजे पर, नए आदमी पर एकदम से भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल ही था। तो मैंने काका से पूछा, भरोसेमंद तो है ना? रामू काका बोला, मालकिन मेरी जबान है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, कब जा रहे हैं आप? कल रात को ही निकलेंगे, काका बोले। चाचा छुट्टी पे जा रहे थे तो मुझे डर सा लग रहा था। मेरी शादी होने के बाद पहली बार काका छुट्टी ले रहे थे। अब सब काम मुझे करना था, इस डर से ही मैं उन्हें ना कह रही थी। पर उन्होंने भी चालाकी से अपने भतीजे को काम पे लगा दिया, तो मुझे कोई कारण ही नहीं बचा ना कहने को। दूसरे दिन काका अपने भतीजे को लेकर आ गया। मालकिन, यह लो, वीरू को ले आया हूँ। मैंने उससे अपने बारे में सब कुछ पूछा और क्या क्या काम आता है। सारी जानकारी लेने के बाद काका से कहा, इसे सब कुछ समझा दो, सब काम वगैरह, मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने उन्हें बताया और घर से बाहर निकली। बाहर टैक्सी पकड़कर मैं शहर चली गई। वापिस घर में आते ही वीरू ने मुझे पानी लाकर दिया। फिर उसे रात का खाना ऊपर बेडरूम में लाने को बोलकर मैं बेडरूम में चली गई। शाम को मैंने काका को पैसे दिए। उसी रात की गाड़ी से काका अपने गांव को चले गए। दूसरे दिन सुबह बेडरूम का दरवाजा बजने से मेरी नींद खुली। कौन है? मैंने पूछा तो बाहर वीरू चाय लेकर आया था। मैंने उठकर अपना गाउन ठीक किया और दरवाजा खोला। उसने चाय टेबल पर रखी और चला गया। मैंने चाय पीते पीते पेपर पढ़ा रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। मेरी बहन रीमा का फोन था। उसने मुझे पूछा, दीदी आज दोपहर को टाइम है क्या?
मैंने कहा, हाँ है ना, क्या बात है? रीमा बोली, कुछ नहीं, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए, तो सोचा तुमसे मिल लूं। मैंने कहा, मैं एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ, दोपहर को 4 बजे तक लौटूंगी, तुम ऐसा करो 4 बजे आ जाओ। मैंने वीरू को बुलाया और कहा, दोपहर को मेरी बहन आने वाली है, दोपहर को खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। उसको बोलकर मैं घर से बाहर निकली। मेरा काम 3 बजे ही खत्म हो गया। मैं रिक्शा पकड़कर घर की तरफ निकली। 4 बजे रीमा आने वाली थी, उसके साथ क्या क्या बातें करनी है, इस बारे में मैं सोचने लगी। रीमा मेरे से 2 साल छोटी थी। सबसे छोटी होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। शादी के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला था। वह बहुत बार मुझे कहती, दीदी, जीजू को तो अपना बिजनेस प्यारा है, तुम क्यों अपने आप को तड़ी दे पा रही हो? कोई जवान नौकर रखो ना अपने यहाँ काम पे, वह तुम्हारा सारा काम करेगा। वह हमेशा से ही ऐसे बिंदास बोलती थी, पर मुझे नहीं लगता कि उसने भी कभी ऐसा कुछ किया होगा। जब मैं लॉक खोलकर घर के अंदर गई, वीरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने खुद ही किचन में जाकर फ्रिज में से पानी निकालकर पिया। फिर हॉल में सोफे पर बैठकर आंख बंद करके बैठ गई। अचानक ही कुछ आवाज कानों में पड़ी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद मुझे वहम हो रहा था, यह सोचकर फिर से आंखें बंद कर लेट गई। लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान दिया तो पता चला आवाज ऊपर के बेडरूम से आ रही थी। मेरे बेडरूम के पास एक गेस्ट रूम है, उसी रूम से। वीरू मेरे न रहते मेरे बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए थोड़ा डरते हुए मैं ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं रूम के पास जा रही थी, वैसे ही आवाजें तेज होने लगी। ये तो किसी औरत की आवाज थी, मगर कौन हो सकता है? मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पता नहीं कौन होगा, अभी उसे रंगे हाथ पकड़ती हूँ। मैंने देखा 4 बजने को हैं। अगर रीमा ने यह देख लिया तो पहले वीरू को थप्पड़ जड़ देगी, फिर उसे घर से बाहर निकाल देगी। मैं घर में अकेली होती हूँ। उसे पता है मेरी इतनी चिंता तो उसे भी है, आखिरकार मेरी बहन है वह। मेरे मन में मेरी बहन का ख्याल आया। मैंने मन में सोचा, भाड़ में जाए यह वीरू, बाहर आने के बाद उसे देखती हूँ। मैं पहले नीचे जाकर बैठती हूँ, सीमा आ गई तो गजब हो जाएगा। बहुत ही बिंदास है वह, मेरे ऊपर भी शक ले सकती है। मैं नीचे जाने के लिए मुड़ी, तभी वीरू की आवाज मेरे कानों में पड़ी। फिर उस औरत की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा ही बोली, पर मेरे नीचे की जमीन मानो हिलने लगी। ये तो रीमा की आवाज है, पर रीमा ऐसे नहीं करेगी शायद। मुझे ही गलतफहमी हुई होगी, मन में कहकर मैं नीचे जाने लगी। क्या मेम साहब आप भी? वीरू बोला। उसे मेम साहब बोल रहा है, इसका मतलब यह कोई घरेलू औरत है। मैं घर में नहीं हूँ, यह देखकर उसने इसे बुलाया होगा। मैं एक एक कदम दूर जा रही थी, पर आगे के वाक्य से मैं थम गई। यह तो पक्का सीमा की आवाज है, और बोलने की स्टाइल भी सीमा जैसी है। मेरा शक सही साबित हो रहा था। नीचे जाने के बजाय मैंने अब मेरे रूम में जाकर कपड़े बदलने की सोची और मेरे रूम की तरफ चली गई। दीदी मैं आ गई, कहाँ हो तुम? जैसे ही सीमा का आवाज आई, मैंने कहा, 2 मिनट रुको, मैं चेंज कर रही हूँ। मैंने गाउन पहना और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सीमा सीधी अंदर आ गई और मुझे गले लगा लिया। दीदी कितने दिन बाद मिल रही हो? तभी वीरू ने दरवाजा खटखटाया। मेम साहब यह लो शरबत। ऐसा बोलकर उसने शरबत का ग्लास टेबल पर रखा। मैंने पूछा, वीरू कहाँ गए थे तुम? तो उसने कहा, मेम साहब वो चावल लेने गए थे। मैंने कहा, चावल तो है ना घर में? उसने कहा, हाँ पर बासमती नहीं है, बिरयानी बनाने की सोच रहा था। ये मेम साहब भी आई है ना? रीमा की तरफ देखते हुए वीरू बोला। अच्छा जाओ कुछ नाश्ता बनाओ। उसने कहा, क्या बनाऊं मेम साहब? रीमा बोली, समोसा चाट बनाओ, तुम्हारा अच्छा होता है। अचानक रीमा बोली तो मैंने चौंक कर रीमा की तरफ देखा। तब तक उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा भी दी थी। तुमको कैसे पता? मैंने पूछा। अरे नहीं नार्थ, में ऐसी ही चीजें होती है ना, वह नजर चुराते हुए बोली। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं रीमा के पास आई और उसे पूछा,
सच बोल रीमा, तू इसको पहचानती है क्या? नहीं दीदी, मैं कैसे पहचानूंगी इसे? उसने तो सरासर इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे बस इतना ही कहना है कि जो कुछ भी है सच बोल, क्या चल रहा है तुम्हारा? मैंने आज सब अपनी आंखों से देखा है, मैं बोली। तो वो अटकते हुए बोली, यह कैसे मुमकिन है? दरवाजा तो बंद था। पकड़ ही गई ना। अब बताओ, तुम्हारे और वीरू के बीच में क्या चल रहा है? मैंने पूछा। रीमा ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी और कहा, दीदी, कहानी की शुरुआत पिछली होली से हुई थी। तुम्हें तो पता है राकेश हमेशा टूर पर रहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह घर में अकेली रहती हूँ। मुझे भी घर खाने को दौड़ता है। तुम्हें तो पता ही है दीदी कि मैं कितने बिंदास टाइप की हूँ। हुआ ऐसे कि पिछली होली पर मैं और मेरी दोस्त सभी इकट्ठा होकर होली का एंजॉय करने का फैसला किया। सभी लोग उस दिन रंग की मस्ती में डूबे हुए थे और ठंडाई पी रहे थे। मुझे और मेरी दोस्तों को पता नहीं था कि ठंडाई में इतना नशा होगा। पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें पता नहीं चला कि हमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। घर पर आने के बाद मैं कभी अपने आप हंसने लगती और कभी अपने आप रोने लगती। वीरू जब शाम को घर पर आया तो उसने मेरा यह हाल देखा तो वह मुझे बोला, मेम साहब, आपने यह क्या कर दिया? मैंने वीरू को देखते ही पता नहीं मेरी दबी हुई इच्छाएं अपने आप बाहर आने लगी। मैंने वीरू से कहा कि वह अपने पति से प्यार ना मिलने की वजह से दुखी है। मैंने पता नहीं वीरू के साथ क्या क्या किया, लेकिन वीरू बिल्कुल स्वामी भक्त था। उसने मुझे जैसे तैसे सुला दिया और अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने वीरू को मालिश के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने जबरदस्ती मालिश के लिए मनाया। मुझे उससे काफी रिलीफ महसूस हुई और मैं एकदम ठीक हो गई। अब मेरा यह रोज का हो गया था, पर पिछले महीने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। राकेश 2 महीने के लिए टूर पर गया था। वीरू मेरी मालिश कर रहा था, उतने में राकेश आ गया और उसने यह सब देखते ही राकेश गुस्सा हो गया। उसके बाद हम दोनों के बहुत झगड़े हुए। राकेश ने वीरू को घर से निकाल दिया और मुझे मुंह ना खोलने के शर्त पर घर में रख लिया। राकेश भी अब सारे टूर कैंसिल करके घर में ही रहता। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। आज तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैं जल्दी यहाँ आ गई। 2 बजे तब वीरू ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही मैं कुछ कह न सकी और मेरा रोना निकल आया, क्योंकि मेरे कारण एक निर्दोष और स्वामी भक्त नौकर को अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। वीरू को डर था कि कहीं तुम्हें हमारी बातों का पता चल गया तो तुम उसे नौकरी से निकाल दोगी। इसीलिए उसने मुझे ऊपर गेस्ट रूम में ले गया। मैं वीरू से माफी मांगने लायक भी नहीं थी, क्योंकि यह सब मेरी वजह से हुआ था। इन्हीं सब बातों के बीच आप आ गई। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने अपनी बहन और नौकर पर शक किया। मैंने रीमा से कहा, इतना कुछ हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रीमा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बजे थे। वह जल्दी से उठी और मुझे बोली, चलो दीदी, मैं चलती हूँ। राकेश मेरी राह देख रहा होगा, नहीं तो वह इधर आ जाएगा। और उसने वीरू को यहाँ देख लिया तो मेरी खैर नहीं। शाम को जब मैं नीचे जाकर खाना खाने लगी, वीरू मेरे सामने नहीं आ रहा था। शायद वह डर गया था कि दोपहर की बात मुझे पता न चल जाए। मैंने खाना खत्म किया और ऊपर जाकर बेड पर सो गई। दिमाग में फिर भी वही ख्याल बार बार आ रहे थे, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। दूसरे दिन वीरू मुझे बोला, मेम साहब, आज दोपहर को छुट्टी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने उसे छुट्टी दे दी। वह खुश हुआ और अपना काम करने लगा। दोपहर को वह मेरे कमरे के बाहर आया और दरवाजा खटखटाया। मैं कुछ सोचते हुए बालकनी में खड़ी थी। यह भांग क्या होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, पर रीमा की बातें सुनने के बाद मेरा मन भी कर रहा था। वीरू ने कहा, हम जा रहे मेम साहब। तो मैंने पूछा, पर जा कहाँ रहे हो? उसने कहा, भैया के घर पर। मैं सुनते हुए बोली, तो मेरा एक काम करोगे? उसने कहा, क्या मेम साहब, मुझे रीमा के घर छोड़ दो और वहीं से तुम चले जाओ। मैं बोली। वीरू ने कहा, नहीं मेम साहब, हम उनके घर के पास में छोड़ सकते हैं, पर उनके घर नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, मैं तैयार होकर आती हूँ। वह नीचे गाड़ी निकालने चला गया। वीरू ने गाड़ी चालू की। रास्ते में मैंने पूछा,
आज किस लिए जा रहे हो तुम? वह बोला, अभी जाकर हम भर पेट खाऊंगा। भाभी के हाथ का खाना वह सब बारीकी से बताने लगा। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे छोटे छोटे काम करता था, लेकिन खुशी क्या है उसे पता थी। और हम इतना पैसा कमाते हैं, ऐश में रहते हैं, फिर भी सुख नहीं। उसने रीमा के घर के पास में ही गाड़ी खड़ी की। वह पीछे से बोला, मैं आपको 7 बजे लेने को आऊंगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और रीमा के घर चली गई। रीमा के घर आकर कुछ अजीब ही लगा। रीमा और राकेश के बीच दूरियां बहुत बढ़ गई थी। राकेश शाम को काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। एक छोटी सी गलती की वजह से उन दोनों के बीच जो दूरियां बनी थी वह शायद कभी ही पूर्ति हो पाएगी। दोस्तों, बात की सच्चाई जाने बिना कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिसमें आपको आगे जाकर पछताना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी भी ठीक ठाक है। मैं काफी शर्मीले मिजाज का आदमी हूँ, सो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया क्योंकि लड़कियों से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं सूरत में फ्लैट लेकर रहता हूँ। मेरे सामने वाले फ्लैट में एक परिवार रहता है जिसमें एक महिला सदस्य और उसके सास ससुर रहते हैं। महिला का नाम सरला है और उसके पति दुबई के किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और उसका यहाँ आना साल 2 साल में एकाध ही बार हो पाता है। सरला भाभी की शादी हुए लगभग साल भर हो रहा था और पड़ोसी होने के नाते उनके घर पे मेरा आना जाना भी होता था। लेकिन क्योंकि मैं शर्मीला था तो उनसे कभी इधर उधर की बातें नहीं करता था। एक दिन सुबह भाभी जान ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगी कि मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी चीनी दे दो। मैं उनको देखने में इतना लीन हो गया था कि पहली बार मैं उनकी बात को ठीक से सुन ही नहीं पाया। मैंने कहा, भाभी अभी नींद से उठा हूँ तो दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर मैं उनको वहीं हॉल में छोड़कर किचन में चीनी लाने चला गया। मैंने अपना मोबाइल हॉल में रखा था तो भाभी ने जैसे ही खोला देखती रह गई। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, ये क्या है रोहित? मैं एकदम से सकपका गया। उन्होंने बिना किसी भाव को प्रदर्शित किए हुए कहा, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी। फिर वो बोली, कोई बात नहीं, आज के जमाने में ये कॉमन है। मैं चुप रहा तो भाभी बोली, अच्छा लाओ चीनी दो, अब बहुत देर हो गई। मैंने चीनी का कटोरा उनको थमा दिया। उसी रात को वो फिर मेरे कमरे में कटोरा लौटाने के लिए आई। मैंने उन्हें बैठने को कहा तो वो सोफे पे बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। फिर आखिरी में वो बोली, रोहित तुमसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, हाँ बोलिए भाभी। भाभी ने कहा, देखो कुछ गलत मत समझना, तुम्हें तो पता है मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लिए कुछ कपड़े ऑनलाइन मंगवाने हैं। कुछ देर तो मैं उनका मुंह ही ताकता रह गया। मैंने कहा, बिल्कुल भाभी, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। इस बार मुझे भी लगा कि भाभी से खुलकर बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह मेरी भाभी से बात करने में झिझक खत्म सी हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि कब तक मंगवा दोगे? तो मैंने कहा, भाभी आज ही ऑर्डर कर देता हूँ, 3-4 दिनों में आ जाएगा। इसके बाद से तो सरला भाभी के लिए मेरे मन में एक अलग ही फीलिंग जागने लगी। मेरे दिल में उनके लिए प्यार जागने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं और उनके पास उनका पति नहीं। हम दोनों ही दिल के साफ थे। वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। ये सोचकर मेरे अंदर उनके लिए और प्यार उमड़ने लगा। 3-4 दिनों बाद उनका ऑर्डर आ गया, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार था तो मैंने सोचा कि दीपावली पर ही उनको गिफ्ट करूंगा। बीच में उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए मुझसे पूछा भी कि ऑर्डर अब तक आया क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि भाभी सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो मीठे से जैसे उन्हें कुछ याद आया और कहा कि परसों दीपावली है तो तुम्हारा परसों का खाना हमारे घर पे ही होगा। मैंने सहमति में सर हिला दिया। आंटी से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उनको कुछ भी काम होता था या बाहर से कुछ लाना होता था तो मैं ही वो सारे काम करता था।
दीपावली के दिन अंकल आंटी को शुभकामनाएं दी। मैंने उनकी खैरियत पूछी और वहीं हॉल में हम लोग टीवी देखते हुए बातें करने लगे। भाभी ने बड़े प्यार से खाना खिलाया। फिर रात में मैं डिनर करने नहीं गया। मुझे पता था भाभी जी बुलाने जरूर आएंगी। रात में उन्होंने बेल बजाई। मैंने जाके दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। मैंने उनका पैकेट उनके हाथों में थमाते हुए कहा, भाभी ये रही आपकी दीपावली की गिफ्ट। वो चौंक गई। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, खोल के देख लीजिए। उन्होंने पैकेट खोला और देखते ही हल्की सी हंसी उनके सारे चेहरे पे फैल गई। उन्हें आज इसकी उम्मीद न थी तो पूछा कि ये सब आज ही मतलब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके सब्र का फल, वो भी मीठा वाला। कुछ देर तो वो पैकेट देखती रही, फिर जैसे अचानक से उन्हें कुछ ख्याल आया और कहने लगी, चलो मम्मी पापा तुम्हारा डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसको अभी अपने पास में रखो, मैं रात में आऊंगी तो ले जाऊंगी। कुछ देर बाद खाना समाप्त हुआ और मैं अपने फ्लैट पे वापस आ गया। अब मैं सरला भाभी का इंतजार करने लगा। मैं सरला भाभी के इंतजार में बेसब्र हुआ जा रहा था और भाभी थी कि आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा, सब्र कर रोहित, सब्र का फल मीठा हो सकता है। उनको ना आता देखकर मैंने पैकेट खोला और उसे हाथ में लेकर देखने लगा। तभी अचानक डोर खुला और भाभी सामने हाजिर हो गई। मैं सोफे पे बैठे बैठे ही उनके चेहरे का दीदार करने लगा। मेरे हाथों में अपना सामान देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, बरखुरदार, ये आपके काम की चीज नहीं है। मैंने भी बात को मोड़ते हुए कहा, आपने बड़ी देर कर दी आने में। फिर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और भाभी बोली, तुम्हारा गिफ्ट मुझे पसंद आया, तो ये बताओ ये कितने का पड़ा? पैसे मैं लेके आई हूँ। उनकी बातों को मैंने समझते हुए कहा, गिफ्ट का कोई पैसे लेता है क्या? उसके बाद उन्होंने मेरी कोई गर्लफ्रेंड न होने के बारे में पूछा तो मैंने वही पुराना डायलॉग मार दिया कि आपकी जैसी हसीन मोहतरमा हमें मिली ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, मेरी तारीफ कर रहे हो या फ्लर्ट? मैंने कहा, अपनी बदकिस्मती बता रहा हूँ जी। भाभी, अरे कोई न सब्र का फल मीठा होता है, तुम्हें भी कभी न कभी मीठा फल मिल जाएगा। इसके बाद कहने लगी, रोहित अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। मैं भी अपने बेड पे गया और भाभी के बारे में सोचने लगा। उनके और मेरे बीच में जो कुछ चल रहा था वो सामान्य नहीं था। मुझे लग रहा था कि आगे चलकर हमारे बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन शाम को हमारी मुलाकात हुई तो मैंने भाभी से पूछा कि फल मीठा था कि तीखा। पहले तो भाभी झेप गई, फिर मेरी हंसी देखकर बोली, अब तो ये फल खाने वाला ही जाने कि मीठा था या तीखा। मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात पे मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। एक रात को मैं हाल में लैपटॉप पे गाना लगा के और मैं बंद करके गाने सुन रहा था। लैपटॉप पे मेरा मनपसंद गाना बजा जा रहा था और मैं आंखें बंद करके किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अचानक पीछे से मेरे कान में किसी ने जोर से चिल्लाया, लो मैं आ गई। मैं चौंक कर हड़बड़ी में उठ गया और पीछे मुड़ा और देखा तो सरला भाभी खड़ी थी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तो बरखुरदार, किसी के इंतजार में पुराने गाने सुन रहे हैं? आपके सपनों की रानी तो नहीं आई, लेकिन मैं चली आई। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया गाने हैं, कुछ मेरे मोबाइल में भी डाल दो। मैंने कहा, भाभी मेरे लैपटॉप में एक से बढ़कर एक गाने हैं, उसमें से आपको जो भी पसंद है ले लो। मैंने भाभी को अपने लैपटॉप में फोल्डर खोल के दे दिया। भाभी ने कहा, अरे तो ऐसे मैं कैसे जानूंगी कि कौन सा अच्छा है? मैंने कहा, भाभी आप एक काम करो, आप लैपटॉप अपने रूम पे लेती जाओ और आराम से जितने गाने हैं आप देखो और जो पसंद आए उसे अपने मोबाइल में ले लेना। मेरा ये प्रस्ताव उन्हें पसंद आया और मैंने उन्हें वो लैपटॉप वैसे ही दे दिया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चला गया। मेरी नजर बाथरूम के शीशे में गई। पीछे सरला भाभी खड़ी थी। मैं उस समय एक अलग ही सुरूर में था। फिर भाभी बिना कुछ कहे ही जाने लगी। पता नहीं भाभी कितने देर से खड़ी थी। मैं वैसे ही दौड़ा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं बाथरूम के दरवाजे से होते हुए धड़ाम से बाहर की ओर गिरा।
मेरे मुंह से जोर से कराहने की आवाज निकली। मेरी चीखने की आवाज सुनकर भाभी वापस दौड़ते हुए आई। भाभी ने मुझे पकड़कर उठाया और मुझे मेरे बेडरूम में ले जाकर बेड पे बिठाया। फिर पूछा लगी तो नहीं। मैंने ना में सिर हिलाया। भाभी मुझे देखने लगी। मैंने कहा मैंने वो आपको देखा नहीं था। फिर उन्होंने मुझसे आयोडेक्स के बारे में पूछा कि है या नहीं। मैंने ना में सर हिला दिया तो वो अपने घर आयोडेक्स लेने चली गई। तब तक मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। वैसे मुझे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन घुटने के बल गिरने के कारण घुटने में दर्द जरूर हो रहा था। भाभी आयोडेक्स लेकर आई। मैं बेड के एक सिरे पर घुटना नीचे लटकाए बैठा था और भाभी नीचे बैठ के घुटने पे आयोडेक्स मलने लगी। मैं उनके चिंतित चेहरे को ही निहारे जा रहा था। कोई मेरे लिए भी इतना परेशान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भाभी से बोला, भाभी आप वापस क्यों आई? उन्होंने बताया कि लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी तो उसी का वो चार्जर लेने आई थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आपको डोरबेल बजाना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं रखते। उनकी इस बात पे मैं चुप हो गया। फिर वो खड़ी हुई और चार्जर के बारे में पूछने लगी। मैंने चार्जर लाकर उनके हाथ में थमा दिया और उनका चेहरा देखने लगा। सुबह हुई तो मैं नहा धो के ऑफिस की ओर जाने को निकला तो लैपटॉप का ख्याल आ गया। मैं ऑफिस में लैपटॉप लेकर जाता हूँ क्योंकि कुछ काम लैपटॉप में करने पड़ते थे। अब न चाहते हुए भी मुझे सामने के फ्लैट का डोर बेल बजानी पड़ी। सामने चेहरे पे थकान और आंखों में लालिमा लिए भाभी खड़ी थी। शायद रात में वो ठीक से सोई नहीं थी और इसका गुनाहगार केवल मैं था। मैंने तुरंत कहा कि वो ऑफिस में लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको जरूरत ना हो तो लैपटॉप। सामने हॉल में अंकल आंटी बैठे चाय पी रहे थे तो मुझे देखते ही अंकल बोले, अरे रोहित बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मैं अंदर चला गया। भाभी लैपटॉप लेके आई तो मैंने अंकल को बताया कि नए गानों के लिए भाभी लैपटॉप लाई थी। तब अंकल ने भाभी को मुझे चाय देने के लिए कहा। चाय खत्म होने के बाद अंकल ने मुझे शाम को आते समय आम लाने को कह दिया। आम का नाम सुनते ही मैं भाभी की तरफ देख क्योंकि हंस दिया। वो झेप गई और दूसरे तरफ देखने लग गई। मैंने अंकल से कहा, अंकल मार्केट में तो कई प्रकार के आम हैं, आपको कौन सा चाहिए? आंटी भाभी से पूछने लगी कि बेटा कौन सा आम मंगाए। मैं भाभी को देख के बोल दिया, भाभी को शायद बिना गुठलियों वाले आम पसंद होंगे। मैं इतना कहकर हंसने लगा। अंकल चौंक के बोले, अरे ऐसा भी कोई आम होता है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं अंकल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शाम को आते ही मैंने भाभी की डोर बेल को बजाया। आशा के अनुसार भाभी ने ही दरवाजा खोला। मैं रूम में डायरेक्ट घुस गया और चलते चलते ही कहा कि लीजिए आपका आम। आपको ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपके पास तो इससे भी मीठा आम, वो भी बिना गुठलियों वाला है। भाभी ने गुस्सा होते हुए कहा, ये तुमने क्या आम आम लगा रखा है? अभी तक तो मैंने उसको खाया भी नहीं है। इतना कहा आम की पन्नी मेरे हाथों से लेकर भाभी किचन की तरफ चल दी। खैर मैं रात में ही गया और फिर खाना खाया और उसके बाद लैपटॉप पे रोमांटिक गाने सुनने लगा। मुझे अब कभी भी नींद आ सकती थी, सो सोचा कि दरवाजा बंद कर दूं। लेकिन न जाने क्या ख्याल मन में आया कि मैंने आज दरवाजा लॉक ही नहीं किया और सोफे पे बैठकर आंखें बंद कर ली। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और जब सुबह आंख खुली तो देखा कि लैपटॉप नहीं है। मेरे जूते और मोजे जो कि मैं पहन के ही सो गया था वो भी गायब थे। मुझे लगा कि सब चोरी हो गया। मैं भाग के अपने बेडरूम में गया तो देखा लैपटॉप वही टेबल पर पड़ा है। जूते भी बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने सोचा कि शायद रात में भाभी आई हुई थी। अगले दिन में जब भाभी मेरे रूम में आई तो मैंने भाभी ने कहा कि भाभी आपने यह सब किया? तो भाभी ने कहा, हाँ मैंने ही किया था। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे भाभी को अपनी बात बता देनी चाहिए कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने भाभी से अपने दिल की बात बताई तो भाभी ने कहा कि तुम यह आज कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मेरे इस लगाव को क्या समझा है। मैंने भाभी से तुरंत माफी मांगी। फिर भाभी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है जिसमें तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पता है एक औरत की ख्वाहिश क्या होती है?
उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि इस दुनिया में एक इंसान ऐसा हो जो उसकी भावनाओं को समझे, उसकी कद्र करे और सबसे बड़ी बात, उसे बिना किसी स्वार्थ के निभाए। मेरे समझ में आ गया कि मैंने जिस रिश्ते को किसी और दिशा में ले जाना चाहता था, वह सही मायनों में कभी भी संभव नहीं हो सकता। खासकर जब कोई तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करता है। उसके बाद मेरा और सरला भाभी का एक दोस्त का रिश्ता बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें